अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में ब्लैजिक किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर का खास आदमी लियो अंदर आकर उसे बताता है कि हर चीज़ तैयार है हुजूर, गुनल्प साहब के लिए तोहफे घोड़ों पर रखवा दिए गए हैं। गवर्नर क्रीतोस कहता है, बहुत अच्छे, जितनी जल्दी हम ये मायदा कर लेंगे इतनी जल्दी हम सोगोट और अर्तुल की जान ले लेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर गवर्नर आरिस आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्रीतोस कहता है, उसे अंदर आने दो। फिर लियो पूछता है, गवर्नर आरिस यहाँ क्यों आया है? क्रीतोस कहता है, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। इतने में अहमद अंदर दाखिल होता है। क्रीतोस कहता है, मेरे ख्याल में तुम कोनिया में थे। अहमद कहता है, हाँ मैं कोनिया में था। क्रीतोस कहता है, तुम हार गए थे, कम अज कम इज्जत से मार तो जाते, लेकिन तुमने बुज़दिलों की तरह तुर्कों को सब कुछ बता दिया। अहमद कहता है, आप परेशान ना हो क्रीतोस, मेरे अल्फाज ने सिर्फ उनको एक दूसरे के खिलाफ करने का काम किया है और फिर मैं भाग आया। क्रीतोस पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद कहता है, अर्तुल की वजह से। अर्तुल ना सिर्फ मेरा दुश्मन है बल्कि हम सब का दुश्मन है। हम सिर्फ मुत्तहिद होकर उसे शिकस्त दे सकते हैं। मैं अर्तुल और उसके साथियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सुनकर क्रीतोस गुस्से में कहता है, तुम उससे हार गए थे और तुम कह रहे हो कि उसे अच्छी तरह से जानते हो। तुमने उस किले को खो दिया जो एक लंबे अरसे से हमारे शहनशाह के पास था। अहमद कहता है, हमारे शहनशाह के पास कॉन्स्टेंटिनिया भी एक लंबे अरसे से था और वो उन्होंने लातीनी शहनशाह को खो दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हार मान लें और उसे वापस ना लें। क्रीतोस कहता है, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं शिकस्त खोर्द आदमियों के साथ नहीं चलता। अहमद कहता है, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश क्रीतोस, लेकिन मैं यहाँ जहन्नम के जंगजुओं के लीडर के तौर पर आया हूँ। लेकिन अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम करा जैसर किला और तुम्हारे बेटे का इंतकाम दोनों ले सकते हैं। यह सुनकर क्रीतोस बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा। अहमद कहता है, मैं अर्तुल और तुर्कों से इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कबूल कर सकता हूँ। क्रीतोस कहता है, ठीक है, अभी हम करा जैसर के लिए जा रहे हैं। अहमद पूछता है, करा जैसर क्यों जा रहे हैं? क्रीतोस कहता है, सुलह का मायदा करने, लेकिन तुम यहीं रहो और मेरे सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी शुरू करो। इसके बाद क्रीतोस और लियो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग वापस किले की तरफ जा रहा था। इतने में दुमरल उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है, मैंने गुनल्प बेग का पीछा किया था, वो पहले आपका पीछा कर रहा था और अब वो अर्तुल साहब के पीछे जा रहा है। यह सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, यह आदमी क्या चाहता है? चलो सिपाहियों आगे बढ़ो, दुमरल तुम भी हमारे साथ आओ। इसके बाद वो अपने घोड़े भगा देते हैं। दूसरी तरफ गुनल्प भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान अर्तुल भी अपने सिपाहियों के साथ शहजादा अरसलान और उसकी वालदा को बचाने के लिए रवाना हो गया था। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग का काफिला गुनल्प के सामने खड़ा हो जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, आप हाकिम आला का पीछा क्यों कर रहे हो गुनल्प साहब? गुनल्प कहता है, अपनी हद में रहो अर्तुग साहब, आगे से हट जाओ वरना मैं घोड़ा आपके ऊपर चढ़ा दूंगा। अर्तुग कहता है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इतने में काई कबीले के बहुत सारे सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। फिर हकीम अर्तुग कहता है, मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या है गुनल्प साहब, लेकिन अगर आप अर्तुल साहब के लिए जाल बिछाना चाहते हो तो इसकी कोशिश भी मत करना। इसके बाद गुनल्प अपने सिपाहियों को लेकर पीछे मुड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर गुनल्प कहता है, बज़ाहिर लगता है कि अर्तुल अंकारा की तरफ जा रहा है, हमें पता लगाना होगा कि क्यों। अमीर सादतीन हमें मेहमान खाने में मिलने वाले थे, अभी हम उस तरफ जाएंगे। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अल्तुनबा की निगरानी में काफिला जा रहा था जिसमें शहजादा अरसलान और उसकी वालदा को कैद किया गया था। इतने में अल्तुनबा कहता है, हम आगे दोराहे के पास रुकेंगे। ये सुनकर मलिका कहती है, यही वक्त है मेरे बेटे, जब काफिला रुकेगा तो तुम भाग जाना। अरसलान कहता है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा वालदा, आप भी मेरे साथ आएं। मलिका कहती है, मेरे बारे में परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए और रियासत के लिए अपनी जान फिदा कर दूंगी। वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, मेरी नहीं। मैं अंकारा किले में तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मलिका एक अंगूठी निकाल कर कहती है, इस अंगूठी पर ओगज अलामत बनी हुई है, यह तुम्हारे बाबा अलाउद्दीन की विरासत है और यह रियासत की अंगूठी है। इस अंगूठी की वजह से तुर्क कबीले तुम्हें रियासत जैसी इज्जत देंगे, तुम इसकी मदद से रियासत को बचाओगे।
दूसरी तरफ काई कबीले में आयमा खातून ने जिरगे के आदमियों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें बताती है कि अर्तुल ने फैसला किया है कि हम हिजरत करके 100 गढ़ जाएंगे। असलहान इस फैसले की मुखालफत करती है और कहती है कि वहाँ हम काफरों के शिकार बन जाएंगे, अब रियासत भी हमारे साथ नहीं है। आयमा खातून कहती हैं यह फैसला अर्तुल और तुर्गत की मशावरत से हुआ है, इसलिए आप फौरन हिजरत की तैयारियां शुरू कर दें। अगर किसी को एतराज़ है तो वो खुद अर्तुल से बात कर ले जब वो वापस आएगा। दूसरी तरफ अल्तुनबा का काफिला एक जगह रुका हुआ था। अल्तुन मलिका खातून को कहता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है मलिका खातून। मलिका कहती है नहीं, तुम हमसे दूर रहो। अल्तुनबा दिल में कहता है बहुत जल्द मैं तुम दोनों से निपट लूँगा। फिर वो एक तरफ जाकर बैठ जाता है। इस काफिले में कुछ सिपाही मलिका के साथ थे। कुछ देर बाद वो इशारा करते हैं कि अब शहजादा अरसलान भाग सकता है। यह देखकर मलिका अपने बेटे को कहती है चलो बेटा, वक्त आ गया है। फिर शहजादा अरसलान अपनी वालदा को अल्लाह हाफिज कहकर भागने लगता है। दूसरी तरफ सादतीन एक मेहमान खाने में बैठा हुआ था। इतने में गुनल्ब भी वहां पहुंच जाता है। सादतीन कहता है मेरा बहादुर बच्चा गुनल्ब। गुनल्ब उसका हाथ चूमकर सामने बैठ जाता है और फिर कहता है जब अर्तुल ने मरहूम सुल्तान का फरमान देखा तो उसे किले में मेरे इख्तियार के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं हुई। सादतीन कहता है अल्लाह, तुम अर्तुल को सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान से आमादा कर सकते थे। गुनल्ब कहता है लेकिन अमीरी हजरत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर अर्तुल सुल्तान के साथ इतना वफादार है तो फिर हमें अभी भी उस पर शक क्यों है। सादतीन कुछ सोचने के बाद कहता है अर्तुल भेड़ के लिबास में एक भेड़िया है, उसके अल्फाज पर बिल्कुल भी एतबार मत करना। जैसे उसने सुल्तान अलाउद्दीन को चकमा दिया था ऐसे ही वो सुल्तान गयासुद्दीन को भी चकमा देने में कामयाब हो गया है। गुनल्ब कहता है अगर उसने सुल्तान को चकमा दिया है तो फिर वो इब्नुल अरबी हजरत को चकमा देने में कैसे कामयाब हो गया। मेरे ख्याल में वो मुबारक आदमी चेहरे को पढ़ने की ताकत रखते हैं। सादतीन कहता है गुनल्ब, क्या तुम जानते हो कि अर्तुल इतनी जल्दी अनकरा की तरफ क्यों गया है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि शहजादा अरसलान और उसकी वालदा को अनकरा किले की तरफ ले जाया जा रहा है। गुनल्ब कहता है ये अब क्या कह रहे हैं अमीरी हजरत। सादतीन कहता है मेरे ख्याल में अर्तुल सुल्तान गयासुद्दीन के खिलाफ बगावत का मंसूबा बना रहा है। मैंने सुना है कि वो कुछ बागी तुर्क कबीलों के साथ मिला हुआ है और इस काम में अर्तुल के सारे भाई भी मिले हुए हैं। यह सुनकर गुनल्ब कहता है तो फिर अर्तुल का सार उतारने का वक्त आ गया है। अमीरी हजरत, मुझे अपने साथ आने की इजाज़त दें। सादतीन कहता है मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी दे रहा हूँ गुनल्ब। गवर्नर किरितोस कारा जैसर की तरफ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम रियासत की तरफ से उसके साथ सुलह के लिए मुज़ाकरात करो। इस खात में तुम्हें मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। अब फ़ौरन के लिए वापस चले जाओ। अर्तुल को मैं देख लूँगा। फिर गुनल्ब उसका हाथ चूमकर वापस मुड़ जाता है। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल होता है और सादतीन को बताता है कि हमें अल्तुनबा की जगह का पता चल गया है अमीरी हजरत। सादतीन फौरन खड़ा होकर कहता है हमें लाजमी अर्तुल से पहले वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ शहजादा अरसलान भाग रहा था और अल्तुन के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। इस तरह शहजादा अरसलान पकड़ा जाता है। अल्तुन उसकी टोपी उतारकर फेंक देता है और फिर कहता है खेल खत्म हो गया शहजादे, अब कानून के मुताबिक मैं तुम्हें खून बहाए बगैर कत्ल कर सकता हूँ। शहजादा अरसलान कहता है गद्दार, तुमसे इसका इंतकाम लिया जाएगा। तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारी माँ भी जल्द मर जाएगी, कौन लेगा तुम्हारा इंतकाम। Süleyman Şahoğlu Ertuğrul.
اس طرح التون شہزادہ ارسلان کے پیٹ میں خنجر گھونپ کر جا چکا تھا۔ ارسلان کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تھوڑا صبر کرو شہزادے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ عبد الرحمن تم شہزادے کا خیال رکھو، ہم التون کے پیچھے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماریا کارا جیسر قلعے کے قید خانے میں موجود تھی۔ اتنے میں حکیم ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ ماریا کہتی ہے ارطغرل صاحب میں جانتی تھی آپ مجھے معاف کر دیں گے، میں جانتی تھی کہ آپ اس عورت پر رحم کھائیں گے جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ہمارا انصاف اور ہمارا رحم صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے ماریا، ہم نے تمہیں عزت دی تھی لیکن تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اب تم میری بیوی نہیں ہو ماریا، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ ماریا کہتی ہے ارطغرل صاحب ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہو، اس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے اسی وجہ سے تم قید خانے میں انتظار کر رہی ہو ماریا، ورنہ بہت پہلے میں نے تمہیں مار دیا ہوتا، اب تم یہیں رہو گی، وقت آنے پر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف ملکہ خاتون نماز ادا کر رہی تھی۔ اتنے میں التون ابا زخمی حالت میں وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے بیٹے کو پکڑ لیا تھا، وہ غلیظ ارطغرل آ گیا لیکن وہ اسے بچا نہیں سکا، میں نے شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ملکہ خاتون رونے لگتی ہے اور کہتی ہے غدار تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، میں تمہیں مار دوں گی۔ اس طرح ملکہ خاتون شہید ہو جاتی ہے جبکہ التون بھی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں سعادتین وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر سعادتین کہتا ہے تو تم نے ملکہ خاتون کو مار دیا ہے، شہزادہ کہاں ہے؟ التون کہتا ہے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، میں اسے پکڑ کر مارنے والا تھا کہ ارطغرل اسے بچانے کے لیے آ گیا۔ سعادتین پوچھتا ہے کیا ارطغرل نے شہزادے کو بچا لیا ہے؟ التون کہتا ہے اس نے مجھے تیر سے زخمی کر دیا لیکن شہزادے کو میرے خنجر سے نہیں بچا سکا۔ سعادتین کہتا ہے اعلیٰ، تو شہزادہ مر چکا ہے، آؤ تمہارے زخم کا علاج کرتے ہیں۔ التون کہتا ہے اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے سعادتین، اب ریاست ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اب ہم جیسے چاہے اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، اب یہ تیر نکال دو سعادتین۔ پھر سعادتین کہتا ہے ہم ریاست میں ترمیم کریں گے التون ابا، لیکن تم یہاں نہیں ہوگے۔ سعادتین اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ کر کہتا ہے یہ ریاست صرف امیر سعادتین کی ہے، میں اپنی ریاست اور اپنے راز میں کسی کو شراکت دار نہیں بناتا۔ اس طرح التون ابا مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعادتین التون ابا کے ساتھیوں کو بھی مارنے کا اشارہ کرتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔